बोलिए श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। भारत में स्थित यह भोपाल नगर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहां पर देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करने के लिए आए, उन गुरुदेव के चरणों की वंदना करें जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है। तो आइए मेरे साथ, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, भो स्वामी नमोस्तु, मंगल आशीर्वाद की गुहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है महाराज श्री का मंगल विहार चल रहा है। उस विहार के दौरान में ये भोपाल नगर को अनायास ही सौभाग्य मिल गया कुछ दिनों के प्रवास का। उस प्रवास में आप देख रहे हैं कि लगातार आज द्वितीय दिन है, द्वितीय क्या, ये अद्वितीय दिन है जहां अनेक लोग बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो आए अपन चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करने के लिए। वो स्वामी, इस शंका समाधान के सत्र को आपके माध्यम से गति मिले। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु निवेदन। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच में, यहाँ पर एडवोकेट विजय जी चौधरी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे प्रथम प्रश्न अपना रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे नरेंद्र योगेश मनीष वंदना भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री, आपके चरणों में वंदन करके मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई उपाय बताएं कि सारा जैन समाज एक सूत्र में इकट्ठा हो जाए और सभी जैन समाज के कार्यक्रम हर जगह एक स्वरूप में संचालित हो सकें। बहुत अहम भाव प्रकट किया। खड़े रहे एक मिनट के लिए, अगर असुविधा ना हो। जैन समाज एक सूत्र में बंधा रहे और सब काम एक साथ हो। बहुत सहजता से ये काम हो सकता है यदि देश भर की पूरी जैन समाज एक सूत्र को अपना ले। वह है पंथ नहीं पथ देखो। बस इस सूत्र को अपना ले, समाज अपने आप एक सूत्र में रहेगा। हाँ, उसके बाद नरेंद्र योगेश मनीष वंदना भोपाल और तैयार रहेंगे रोशनी पंकज जैन लाल घाटी भोपाल। जल्दी करिए जिनका नाम लिया जाए। बोलो। महाराज जी, पूरे वंदना परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नहीं बोल। महाराज जी, आपने सुबह प्रवचन में कहा था प्रतिकूलता में हमें अनुकूलता रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम अनुकूलता रख ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, नहीं रख पाते इसीलिए तो रखने को कहा जाता है। रख लेते होते तो क्यों कहते? अगर जीवन को आनंद के साथ जीना है तो प्रतिकूलता में अनुकूलता खोजना ही चाहिए। अब आप मुझसे पूछो कि कैसे खोजो, तो बड़ा सरल सा उपाय है, सोच को सकारात्मक बनाओ। अगर हमारी सोच सकारात्मक बने तो हम प्रतिकूलता की भी अनुकूल व्याख्या करने में समर्थ हो सकते हैं। एक आदमी चला जा रहा था, सड़क पर से एक साइकिल वाले ने धक्का मारा, गिर गया, उसका हाथ पांव छिल गया। उठ के खड़ा हुआ, साइकिल वाले को देखा और उसको शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका साथी उसके साथ चल रहा था, बोले गांधीगिरी कहाँ सीख गए? उसने तुम्हें धक्का मारा, गिरा दिया, तुम्हारे हाथ पांव छील गए और तुम उसकी पीठ थपथपा रहे हो। बोले तुम इसे नहीं जानते, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। तुम इसे नहीं जानते, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। ये प्रतिदिन ठीक इसी समय ट्रक लेके गुजरता था।
ये आदमी प्रतिदिन ठीक इसी समय यहाँ से ट्रक लेके गुजरता है। आज गनीमत है साइकिल लेके गुजरा, अगर कहीं ट्रक लेके गुजरा होता और मुझे धक्का मारा होता तो मेरा क्या होता। साइकिल में तो केवल हाथ पांव छिल गए। अपनी सोच ऐसी बना लीजिए, ट्रक भी निकले तो सोचो ये साइकिल निकली। सोच बदलनी होगी तभी रास्ता खुलेगा। नमोस्तु ओ महाराज। एक ही रोशनी पंकज जैन लाल घाटी। चलो महाराज जी, समाज की तरफ से बोल। महाराज जी, मैं पिछले कुंडलपुर से ही आपको फॉलो कर रहा हूँ। आज पूरी समाज की तरफ से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने शायद 3 महीने से अन्न नहीं लिया है और सब्जियों से सारा काम चल रहा है, तो हम लोगों के लिए पूरे लिए ये सब असंभव सा काम लगता है। और आप पूरे शाम दोपहर सुबह 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक लगभग इन्वॉल्व रहते हैं और इन्वॉल्व पूरा मेंटली रहते हैं। इस एनर्जी, इस ऊर्जा का राज पूरी समाज जानना चाहती है। जानना चाहते हैं ना सर? देखिए, मैंने अन्न छोड़ा नहीं है, आप लोग कह के छुड़वा न दो। कई बार ऐसा होता है मैं ले नहीं रहा हूँ, अरे महाराज का तो अन्न त्याग है, अन्न त्याग है, अन्न त्याग। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने 3 दिन के लिए दूध छोड़ा, केवल 3 दिन के लिए। 3 दिन नहीं लिया, चौथे दिन से कोई दूध लाए, बोले महाराज का तो दूध का त्याग है। और ये हुआ जब देखा 5-6 दिन ऐसे ही चला तो मैंने फिर त्याग ही कर दिया। 2 महीना मैंने दूध नहीं लिया। तो ये तो पहली बात आप लोगों से मैं कहूँगा, मेरा कोई ऐसा त्याग नहीं है। मैं एक साधना कर रहा हूँ और वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं मैं अभी केवल सब्जियाँ ले रहा हूँ, कोई फ्रूट्स नहीं ले रहा हूँ, ग्रेन्स नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसका अपना एक साइंस है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल पहले की तुलना में और अधिक बढ़ा है। और आप लोग देखते हैं मैं सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच उठता हूँ और रात के 10 बजे तक मेरी अपनी पूरी दिनचर्या इसी मस्ती के साथ चलती है। वैसे तो इसी में पूरा बिहार भी चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें हैं, ये प्रयोग है और मैं चाहता हूँ जब मैं इसका पूरा अनुभव कर लूँ, अब अंतिम चरण में है, तब फिर मैं आप लोगों को भी बोलूँ कि अपने खाने पीने के तरीके को बदलो। मैं कोई मीठा नहीं लेता, फ्रूट्स भी नहीं लेता। फ्रूट्स में भी मिठास है, इसलिए नहीं कि मुझे डायबिटीज है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई बीमारी ना आए इसलिए ये करो। और आप लोगों में और हम लोगों में एक मौलिक अंतर है। आप लोग खाने के लिए जीते हो, हम जीने के लिए खाते हो। हम भोजन नहीं करते, भोजन को भी औषधि समझ कर लेते हैं, तो हमारे मन में वैसे लालसा ही नहीं रहती। जो रोज़ जो आहार लेते आप लोग देखते ही, पर वह एक सोच अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। जब मुझे इसके बारे में बताया गया, इसका एक अपना विज्ञान है, न्यूरो साइंस से जुड़ा हुआ, दुनिया में इस पर काफ़ी काम हो रहा है। ये पूरी लाइफ स्टाइल डिजीज़ को ख़त्म कर देती है। शुरुआत में जब ये बातें मेरे पढ़ने में आई, सुनने में आई, तो मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे मन में प्रेरणा जगी, मैंने कहा प्रयोग करके देखना चाहिए। और आज मैं आपको इतना अंतर बता दूं कि जब मैंने ये शुरू नहीं किया था तो बिहार करते समय हर 3-4 किलोमीटर के बाद मैं एक बार बैठता था, और अब 10-12 किलोमीटर निरंतर चलने के बाद भी बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अंतर, तो ये चीज़ें प्रयोग में लानी चाहिए। दुनिया में इस पर काफ़ी काम हो रहा है। मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि भूख से मरने वालों की संख्या कम है, खा पी कर मरने वालों से अस्पताल अटे पड़े हैं। तो हमें अगर अपनी लंबी आयु और निरोगी काया चाहिए तो अपने खान पान पर पूर्ण संयम चाहिए। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। अशोक जी पाटनी के दादाजी, पिताश्री, बड़े पिताजी थे रतन लाल जी, वो 27 हुए और इकहरा बदन, कमर नहीं झुकी आखिरी तक। उनसे मैंने एक दिन पूछा
था कि सेहत को राज काई है। उनने मारवाड़ी में कहा, मारवाड़ी ज़्यादा बोलते थे इसलिए मैंने मारवाड़ी में उनसे पूछा। उनने कहा कम खानो, गम खानो और नम जानो। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ तो जिंदगी में रम जाओ। आनंद ही आनंद है, ये देखना चाहिए। चलिए नमोस्तु महाराज जी। हाँ पीछे ऋषभ जी जैन कोतवाली और उसके बाद तैयार रहेंगे। ये रोशनी है। नमोस्तु महाराज जी। आपने नाम पहले बोला था, अपना नाम बोल दो। रोशनी जैन। हाँ हाँ, नमोस्तु महाराज जी। रोशनी पंकज जैन लाल घाटी और उसके बाद में ऋषभ जी जैन कोतवाली तैयार रहेंगे। धूप में पिता और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। मेरा सवाल यह है कि धूप में पिता और धूप में पिता और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर कहीं औलाद पलती है। हाँ, औलाद मेरा सवाल आपसे यह है महाराज श्री कि जब माता पिता अपने सभी बच्चों को समान प्यार और परवरिश देते हैं तो उनकी वृद्धावस्था में उनका ध्यान केवल बेटा ही रखे तो सही, लेकिन अगर बेटी उनका ध्यान रखे तो इसे इंटरफेयर क्यों कहा जाता है? और क्या अगर वृद्धावस्था में माता पिता को बेटी के सहारे की जरूरत हो तो एक बेटी के क्या उत्तरदायित्व है? कृपया मार्गदर्शन करिए। नमोस्तु। अगर बेटा हो या बेटी, माँ बाप की सेवा करने का अधिकार दोनों को है, और अधिकार ही नहीं वो उनका दायित्व है, करना चाहिए। और आजकल तो पहले तो एक माँ पिता के बहुत संतान होते थे, और बेटियों के प्रति हमारे देश में एक विशेष सॉफ्ट कॉर्नर रहा कि माता पिता बेटियों को के ऊपर कोई वजन नहीं डालना चाहते थे। कई लोग आज भी बड़े बुजुर्ग अपनी बेटी के घर पानी पीना भी पसंद नहीं करते। ये बेटी के प्रति उनके विशेष सद्भाव का द्योतक था। लेकिन अब तो समय बदल गया, किसी को तो बेटी ही है, बेटा है ही नहीं, तो वो क्या करे? संतान है, और आज की बेटियां पढ़ी लिखी है, तो पढ़ी लिखी बेटी यदि अपने माता पिता की सेवा में आगे आती है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन वो सेवा करे, इंटरफेयर ना करे। और सेवा भी तब करे और उस रीति से करे जिस रीति में उसके ससुराल और मायके दोनों की व्यवस्था न बिगड़े। प्रेरित करे। अब बेटी सेवा तो कर रही है, लेकिन सेवा की ओट में अपने भाई भौजाई के विरुद्ध वातावरण बन रहा है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। वहाँ वो लगता है कि कुछ इंटरफेरेंस है। सेवा करने के नाम पर अपने माता पिता की सेवा में तत्परता है और अपने सास ससुर और ससुराली जनों की उपेक्षा है, तो ये कहीं सेवा की कमी है। ये नहीं होना चाहिए। कन्या को उभय कुल वर्धनी कहा है। उसको चाहिए कि जिस घर में वो गई है उसे अपना घर माने, उसे पूरे अच्छे तरीके से संभाले, और ज़रूरत पड़ने पर अपने माता पिता की सेवा में सर्वस्व अर्पित कर दे। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरत पड़े तो करे, ज़रूरत ना हो तो ना करे। और एक बात बताऊं, हर स्त्री विवाह के बाद जिस दिन अपने ससुराल को अपना घर मानना शुरू कर देगी, वो अपने सास ससुर को सास ससुर के रूप में देखेगी, अपने पिता पति के माता पिता के रूप में नहीं देखेगी। ये मेरे सास है, ये मेरे ससुर हैं और यही मेरे सब कुछ है। जिस दिन ये देख लेगी, अपना दायित्व पालने लगेगी, तो किसी बेटी को अपने माँ बाप की सेवा के लिए आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नमोस्तु महाराज। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो एक मजबूरी है। तुम जहाँ रहो वहाँ उनकी सेवा करो, तो तुम्हारे यहाँ भी अपने आप सेवा होगी। चलिए ऋषभ जी जैन कोतवाली और उसके बाद में तैयार रहेंगे चोट बहुमंडल। यहाँ का जो बहुमंडल है वह तैयार है। महाराज जी के चरणों में त्रिय बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हस्तरेखा भी कितनी अजीब है। हाथ में हमारे रहती है और मगर समझ में दूसरों को आती है। भैया मैं तो ये कहता हूँ, हस्तरेखा के चक्कर में पड़ते क्यों? भाग तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। होता है कि नहीं? हाँ, इसलिए मैं हस्त की रेखा को नहीं देखता, बाहुओं के बल को प्रमुखता देता हूँ। इसे देखो और आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चोट बहुमंडल और उसके बाद में तैयार रहेंगे सिंधी समाज के राजेश जी बुरानी।
बोलो। जोग बहुमंडल की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचा से इन तीनों महाराज जियों को ओ सवाल तो कर लो बहन जी। जी हाँ जल्दी नमोस्तु करो। महाराज जी। महाराज एक जी देखो, हमारा एक प्रश्न, दो तीन। महाराज जी हमारा प्रश्न यह है कि बचपन में हमने देखा है कि जो हमारे दादा दादी थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो सेवा के लिए समय देते थे, हॉस्पिटल में जाकर या गरीबों की सहायता करते थे और असहाय व्यक्तियों की सहायता करते थे। लेकिन वर्तमान समय में समय के अभाव में हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर भी धर्म भावना लौटे और हम सेवा के साथ धर्म प्रभावना कर समय का सदुपयोग कर सकें। मैं समझता हूँ आज सेवा की कमी समय के अभाव के कारण नहीं है। सेवा भाव में जो कमी है वो समय के अभाव के कारण नहीं, संवेदना के अभाव के कारण। पहले संवेदना थी तो लोगों में सेवा भाव था, और उस संवेदना के पीछे की जो मूल बात है वह है प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन जैसे उदात्त मूल्य व्यक्ति के जीवन में थे। सब साथ साथ चलते थे। संवेदना छीन हुई, ये मूल्य गोल हो गए और चीज़ें खत्म हो गई। उदाहरण देता हूँ, पहले अगर घर में किसी को खांसी आती तो बाजू वाला उसकी पीठ सहलाता, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। होता था कि नहीं? कोई खांस रहा है, आजू बाजू में जो बैठा है प्यार से उसकी पीठ सहलाता है। आज सामने वाला खांस रहा है तो खांसते जा रहा है, बाजू वाला अपना मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहा है। और बहुत ज़्यादा हो गया कि दवाई खा लो, डॉक्टर को दिखा लो, ये अंतर है। समझ गए? अरे ये बहुत बड़ा अंतर है, उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। एक चिकित्सक से मेरी बात हुई, शिशु रोग विशेषज्ञ थे, पीडियाट्रिशियन थे। मैंने उनसे पूछा कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, आप 30 साल के प्रैक्टिशनर हैं, आपने क्या अनुभव किया? उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही जिसे मैं आज इस मंच से साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज 30 वर्ष में मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा, बल्कि इन 20 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये क्या? बोले महाराज आज से 20 साल पहले तक कोई बच्चा आता, बीमार बच्चा आता तो बच्चे के साथ उसकी माँ और दादी आती थी। कोई बीमार बच्चा आता तो बच्चे के साथ उसकी माँ आती, उसकी दादी आती। बच्चे को रोता देखकर माँ घबराती तो दादी कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दादी आती, बच्चे को रोता देखकर माँ घबराती तो दादी कहती, बेटा चिंता मत करना, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब बदलाव आया पिछले 20 वर्षों से। अब अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसके साथ उसकी माँ आती है, और ज़्यादा है तो उसका पिता आता है। बच्चा रोता है तो उसका पिता कहता है, चिंता मत कर, टॉप का डॉक्टर है, सब ठीक हो जाएगा। टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया अस्पताल है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने जो अपना अनुभव कहा, जिसकी वजह से मैं ये बता रहा हूँ, बोले महाराज अंतर ये आया कि पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था, अब उसको 10 दिन लगने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि संवेदनाएं खत्म हो गई। हम चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिए, इसलिए ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य सिंधी समाज से राजेश जी बुरानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुपारी व्यापार संघ के गुरुजनों के राकेश जी गुप्ता। चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, हमारा ऐसा मानना है कि संत किसी समाज के नहीं होते, अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उनका आगमन रहता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, समाज में बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति एवं बढ़ते वृद्धाश्रम, थोड़ा इस पर रोशनी डालें और समाज को दिशा दें। दूसरा मेरा एक जिज्ञासा है कि आप गुरुजनों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में भक्ति रस बहुत बह रहा है, थोड़ा शक्ति रस भी समाज में आए, ऐसा मेरा निवेदन है, इस पर प्रकाश डालें। नमस्ते। देखिए, 2 प्रश्न हैं।
सबसे पहले आप खड़े रह सकते हैं थोड़ी देर। जी। सबसे पहले तो आपने जो कहा कि संत किसी जाति विशेष का नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है। संत पूरी मानव जाति के लिए होता है, पूरे प्राणी जगत के लिए होता है। और इसलिए कबीर दास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमें इस बात को समझना चाहिए। और संत सबके लिए होते हैं, इसलिए जब भी संतों का समागम हमें प्राप्त हो, हमें पूरे श्रद्धा सभर होकर उनका लाभ लेना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि आज के इस दौर में पाश्चात्य सभ्यता और वृद्धाश्रम की संख्या दिनों दिन क्यों बढ़ रही है, इसे कैसे रोका जाए। देखिए, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण तो हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से दो है। एक तो वर्तमान की शिक्षा पद्धति और दूसरी आज का मीडिया। ये दो ऐसे कारण हैं जिसने हमारी सोच को पूरी तरह बदल डाला। हमारे अंदर पूर्णतः पाश्चात्यीकरण हो गया। अब व्यक्ति, भले हम बात देशी की करते हैं, पर हमारी सारी सोच बदल गई, हमारी भाषा बदली, हमारी भूषा बदली, हमारी भावना बदली, हमारा व्यवहार बदल गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रही। शिक्षा पद्धति में सुधार, मैं ही बैठ जाता हूँ। शिक्षा पद्धति में सुधार बहुत ज़रूरी है। और ये अंग्रेज़ों की एक बड़ी चाल थी। उनने धीरे धीरे हमारी गुरुकुल प्रणाली को बंद किया, प्रतिबंधित किया। और वो जो शिक्षा की पद्धति चालू हुई 1856 के बाद से, आज उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। और पिछले 3-4 दशकों से जब से अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला बढ़ा, तब से और रही सही कसर बदल गई। और दूसरा, आज का मीडिया जो चीज़ें परोस रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे अन्य मीडिया, उनमें वही सब बातें हैं। बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो अब संस्कृति ज़्यादा परोसी जा रही है। तो जो व्यक्ति देखेगा, जो व्यक्ति सुनेगा, जैसे वातावरण में रहेगा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो जब से चीज़ें ऐसी बदली, सोच बदल गई। परिणाम, अब व्यक्ति को व्यक्ति की भांति देखने की जगह चीज़ों की भांति देखा जाने लगा। और यूज एंड थ्रो जैसा कल्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। पहले माँ बाप व्यक्ति के लिए सर्वस्व होते थे, अब माँ बाप केवल एक ज़रूरत बन गए। और जब तक ज़रूरत है तब तक माँ बाप है। ज़रूरतें पूरी हो गई तो माँ बाप नहीं। हम लोगों ने सुना है, ज़रूरत पड़ने पे लोग गधे को बाप बना लेते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं ज़रूरत निकल जाने के बाद बाप को गधे से भी बुरा हाल कर देते हैं। ये सोच, वृद्धाश्रमों के बढ़ने की मूल वजह ये है, हम लोगों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा कहाँ जगाते हैं। हम बच्चों के शिक्षा और संस्कार की तरफ कितना ध्यान देते हैं, प्रायः हम उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। प्रारंभ से माँ बाप अगर अपने घर में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाए और बच्चों को संस्कार दें, उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा उत्पन्न करें, तो ऐसा नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ, आप चाहते हो कि मेरे बच्चे मेरे अनुकूल बने रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप चाहते हो कि मेरे बच्चे मेरे अनुकूल बने रहे, तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप के अनुकूल बन करके उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। मैंने अनेक बार कहा है महिलाओं से, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बने
यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बने तो पहले अपने पति को श्रवण कुमार बनने का अवसर दो, उसे प्रेरणा दो, क्योंकि श्रवण कुमार केवल श्रवण कुमार के घर में ही पैदा हो। कंस की औलाद तो कंस ही होगी। तो हमें देखना है आज हमारे घर का वातावरण कैसा है। अगर यही सब चलता रहेगा तो ये परिस्थितियाँ बनेगी। और इसका एक तीसरा कारण और है, कम संतान होना। कम संतान, एक, अब तो एक भी आ गए, दो भी नहीं चाह रहे। संभ्रांत परिवारों में प्रायः ऐसा होने लगा। पहले बहु संतान होते थे तो लाड बढ़ता था और बच्चों का लगाव बढ़ता था। अब उल्टा हो गया। उसका परिणाम हम सबके सामने है। इन सब चीज़ों को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुजी, मेरा छोटा सा क्वेश्चन, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म क्या है? देखिए, धर्म की परिभाषा कई तरीके से की गई है, पर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, जहाँ अधर्म नहीं वही धर्म है। बात समझ में आई? अधर्म छोड़ दो, धर्म हो जाए। चलिए, अपने बीच में आज के इस संकट समाधान के सत्र में यहाँ के आप लोग चहेते जो पूर्व महापौर आलोक जी शर्मा यहाँ उपस्थित हो चुके, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आज हमारे बीच में बंधुओं मैं बुला रहा हूँ नवनिर्वाचित सांसद आलोक जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार करतर ध्वनि से हम सबसे पहले उनका अभिनंदन करते हैं। आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके वे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में पंचायत समिति कमेटी यहाँ पर उपलब्ध है, उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि आलोक जी शर्मा पहले आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीष पाए, और इनका अभिनंदन कर रही है हमारी पंचायत समिति यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ इनका अभिनंदन करेगी। जोरदार करता ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं नवनिर्वाचित हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक जी शर्मा। बंधुओं, हम सभी के लाडले, हम सभी के मध्य पार्षद से महापौर और महापौर से आज उस सीट पर पहुंचे हैं जो वास्तव में हम सभी का सपना था। भाई आलोक शर्मा जी, हम सभी के लाडले आलोक शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट और सकल दिगंबर जैन समाज उनका हार्दिक स्वागत करती है, वंदन करती है। साथ में गुणायतन परिवार भी उनका वंदन अभिनंदन करती है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि ऐसे आलोक शर्मा जी आज हमारे भोपाल क्षेत्र के लगभग 5 लाख से ऊपर मतों से एक विशाल जीत के साथ वो सांसद बने हैं। हम गौरवान्वित हैं और हमेशा हमारे जैन समाज के कार्यक्रमों में हमें सहयोग करते हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मनोज जी बांगा, पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक पंचरत्न जी, पूर्व अध्यक्ष श्री पंकज जी सुपाड़ी, हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भाई आलोक जी पंचरत्न, कोषाध्यक्ष श्री हुकमचंद जी, उप मंत्री भाई दिलीप जी बिंगू, संजय जी मुगावली, स्वागत मंत्री अमित तड़ैया जी, विद्यालय समिति के अध्यक्ष भाई अरविंद जी सुपाड़ी, पूर्व मंत्री आदिश जी और पूर्व मंत्री विनोद एमपीटी, संयोजक निर्माण समिति राकेश ओएसडी और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विजय चौधरी जी, और गुणायतन परिवार से हमारे अनुभव जी सराफ और रवि मड़वैया जी, योगेश वंदना जी, सभी लोग आ जाएं। और हमारे अपने लाडले व्यापारी संघ के अध्यक्ष हमारे भाई सुनील पंजाबी जी और विजय चौधरी बोलते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विजय चौधरी जी। चलिएगा, सम्मान की कड़ी में थोड़ा सा आप बीच में ऐसा स्थान बनाएं कि पूज्य गुरुदेव का आशीष सबको मिलता रहे। करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए बंधुओं, इसी के साथ मैं एक घोषणा आपके सामने करना चाहूंगा। क्या? हाँ, अभिनंदन के साथ बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां पूज्य श्री के आशीर्वाद से लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, वहीं अनेक लोगों ने मिलकर के हो जाए। ट्रस्ट मंत्री मनोज जी आर्यन आ रहे हैं, निकट आकर के उनका अभिनंदन करें। और अभिनंदन कर रहे हैं गुणायतन का यह चित्रपटल मोमेंटो दे करके भैया ये बैठ करेंगे। मैं अनुभव जी सर आपसे निवेदन करूंगा कि आए, जो कि हमारे गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन। मंत्री जी आइए। अनुभव जी, ये गुणायतन का मोमेंटो योगेश जी यहाँ पर उपलब्ध हैं, मैं निवेदन करता हूँ उपस्थित हैं। हो जाए। आइए आप थोड़ा सा ऐसे हो जाए। ओम, चलो आइए, लीजिए, ये लीजिए।
आए। अब गुणायतन परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन परिवार अभिनंदन कर रहा है माननीय मंत्री जी का। मंत्री जी नहीं, सांसद। सांसद जल्दी हो हमारे आलोक जी, रे संजीव जी अलंकार यहाँ उपस्थित हो तो वो भी पहुंचे। मनीष जी, अच्छा इसी मोहल्ले में जन्मे हैं, बहुत बढ़िया। और दिगंबर जैन विद्यालय में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, आज वो सांसद के पद पर पहुंच गए हैं। जन्मना जैन नहीं, कर्मना जैन है। विकास जी सोनी पार्षद में अगर निवेदन कर रहा हूं, अगर वो यहाँ उपस्थित हो। बहुत सुंदर। अच्छा आलोक जी को दो। चलिए, और अब मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात स्वयं आलोक जी भैया माइक पहुंचा दें उनके। अब सभी लोग थोड़ा एक बार मंच से एक तरफ हो जाएं और एक माइक पहुंचा दें आलोक जी शर्मा जी के पास, आप दीजिएगा। चलिए, बाकी सभी लोग एक बार मंच के एक तरफ आ जाएं, दोनों साथ। आलोक जी शर्मा आज के इस सत्र में प्रश्न भी करेंगे और वो अपनी बात भी रखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए। जरा आवाज नहीं है साहब, आचार्य श्री को तो आज स्मरण होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, और मंच पर बैठे सभी मुनि संघ की। सर्वप्रथम तो मैं 108 मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और मंच पर बैठे सभी मुनि संघ के चरणों में भी बारंबार प्रणाम करता हूं, और आप सबको जय जिनेंद्र करता हूं। जय जिनेंद्र। आज वास्तव में हम सब भोपाल वासी सौभाग्यशाली हैं कि हमको पुराने भोपाल की जनकपुरी में शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से 108 मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का मार्गदर्शन मिल रहा है, और आज हम सब पूरा समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है। कई लोग के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, शंकाएं होती हैं, वे अपनी बात को रखते हैं, और आज मुनि प्रमाण सागर जी महाराज उसको समाज के अंदर अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर किस प्रकार से हम लोग चलें, किस प्रकार से परिवार के अंदर में सुन रहा था, माता पिता का सम्मान करें। वास्तव में ये गुरुवर, जब आज गुरुवर जहाँ पे बोल रहे थे तो मेरा मन कह रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की छवि अगर किसी में देखने को मिलती है तो परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के अंदर देखने को मिलती है। मैं आज, मेरा मन कहता है, आज मेरे परम पूज्य गुरुवर हम सबको छोड़कर तो चले गए, पर मेरा दिल मन कहता है, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कई शिष्य हैं, पर मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अधूरे कामों को अगर कोई पूरा करेगा तो मेरे परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज करेंगे। इतनी कमजोर तालियां बजाएंगे आप लगे। एक बात गुरुवर जी ने और कही, सब यहाँ पे बैठे हैं, आज भागदौड़ की जिंदगी हम व्यतीत कर रहे हैं। कब हम बालकाल अवस्था में आते हैं, कब युवावस्था में, कब प्रौढ़ अवस्था में, कब वृद्धावस्था में आ जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर कह रहे थे वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। आज वास्तव में आज माँ हमको जन्म देती है, 9 महीने पेट में पालती है, हमारा जन्म होता है, हमारा लालन पालन पोषण करती है, हमारा उपटन करती है, बड़ा करते हैं, पिताजी हमको आगे ले जाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, पर बुढ़ापे में
हम माता पिता को नहीं भूलें। यही तो संदेश प्रमाण सागर जी महाराज जी ने हम सबको दिया है। हम सब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे जरा जोर से बताइए, करेंगे नहीं करेंगे? अब तभी प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान कार्यक्रम में आने की सार्थकता होगी। आज वास्तव में हम सब लोग भागदौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और आज 21 जून को पूरी दुनिया, पूरा देश योग दिवस मना रहा है, परंतु परम पूज्य गुरुवर भावना योग मना रहे हैं। और इसमें आप सब लोग आएंगे नहीं आएंगे? अरे हाथ खड़ा करके बताइए, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। योग से हमारे जीवन में अनुशासन आता है, योग से हमारा जीवन स्वस्थ होता है, हमारा मन भी स्वस्थ होता है। परंतु परम पूज्य गुरुवर को मैं बताना चाहता हूं, परम पूज्य गुरुवर आज से 4000 वर्ष पहले, इस बात का मैं शोध कर रहा हूं, मुझे इसके प्रमाण भी मिले हैं कि 4000 वर्ष पूर्व पतंजलि भगवान जो योग के गुरु थे, उनका जन्म हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, उनका जन्म भोपाल के अंदर ही हुआ है और उसका स्थान मैंने ढूंढ लिया है। और उनका जन्म गोदरमऊ में हुआ है और मैंने उनकी समाधि भी ढूंढ ली है। बहुत ही जल्दी भोपाल के बेटे को आपने पार्षद बनाया, भोपाल के बेटे को आपने महापौर बनाया और भोपाल के बेटे को आपने सांसद के रूप में आपने आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का शिष्य हूं और मैं परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज को बताना चाहता हूं कि जो भावना योग की आप भोपाल के अंदर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहेगा। मैं आपको इस अवसर पर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और समाज को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि समाज ने, आपने सबने मेरे को अपना लाड़, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया है पूरी जैन समाज को में। और अगर आज भोपाल का बेटा पार्षद से महापौर और महापौर से सांसद पहुंचाया है तो केवल दिगंबर जैन विद्यालय में पढ़ा हुआ बेटा, जो जैन समाज के अंदर जो संस्कार मुझे मिले हैं, मैं ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुआ हूं, पर मेरे पूरे संस्कार अगर कोई है तो जैन समाज के संस्कार हैं। शाम को आज हैं शंका समाधान का कार्यक्रम चल रहा है, 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में बरसात भी होने वाली है। परम पूज्य गुरुवर भोपाल का बेटे आपसे आग्रह करना चाहता है पूरे मुनि संघ से कि इस बार चतुर्थ मास आप हमारे भोपाल में ही करिए, भोपाल में करिए। और गुरुजी का जोरदार तालियां बजाइए, आप दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए। गुरुवार आप चतुर्मास भोपाल में करिए, आपका सानिध्य मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे गुरुवार नहीं, तालियां तो बजते रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुवार का चतुर्मास मैं आपसे आग्रह करता हूं, भोपाल का बेटा, पूरी जैन समाज की ओर से, पूरे भोपाल की ओर से, कि परम पूज्य गुरुवार आप चतुर्मास भोपाल के अंदर ही करें, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके दर्शन करेंगे, उसमें आप तो दिखेंगे परंतु मेरे पूज्य गुरुवर की छवि आपके अंदर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया, आप पहली बार जैन समाज के बीच माननीय सांसद बनने के बाद उपस्थित हुए हैं। और वास्तव में किराना व्यापारी महासंघ के जो कि संरक्षक हैं आलोक जी, उनके लिए बहुत 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 बहुत। अब मैं देख रहा जब ये बोल रहे थे तो कहते हैं पूत के लक्षण पालने में नजर आते हैं। मोदी जी को सुना और इनको सुना तो कहीं ना कहीं से लक्षण नजर आ रहे। आगामी अपन देखेंगे। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जहां जन सेवा, लोक सेवा का कार्य चल रहा है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा लगातार 5 वर्षों से मंत्री निकल रहा है बार बार, मैं सांसद जी से कहना चाहूंगा लगातार 5 वर्षों से हमारा गुणायतन परिवार मिलकर के, अनेक लोग मिलकर के यहाँ पर एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, उपक्रम कर रहे हैं, जहां कैंसर हॉस्पिटल के सामने आप देखेंगे कि 5 वर्षों से लगातार भोजन वहां निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसमें विद्या प्रमाण सर्वमंगल भोजन समिति यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि उस बैनर का लोकार्पण आपके हाथों से होवे, आप सभी लोग मिलकर के
मैं आलोक भैया से निवेदन करता हूं, इसका लोकार्पण करेंगे, जिसमें शाम को 5:30 बजे से लगातार वहां पर प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था वहां पर होती है। उसमें अनेक लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें हमारे गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री अनुभव जी सराफ, जो कि तन मन धन से लगे हुए हैं, जोरदार ताली बजाकर हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ बंधुओं जो शामिल हो रहे हैं अनेक लोग, जैसे कि अरविंद जी सुपाड़ी यहाँ पर हैं जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, सतीश जी सत्यम है, योगेश जी वंदना है, विकास जी गोधा है, आर के जैन साहब हैं, शैलेश जी प्रधान है, विजय जी चौधरी है, संजीव जी अलंकार है, रवि मड़वैया जी हैं, अंतिम जैन है, गोपाल जी सोनी, अमित जी अरोरा, जेपी सोनी जी, रोहित जी सुगंधी लाल जी, अमित जी टड़ैया, ये सभी लोग मिलकर के इसमें अपना कार्य दे रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं पंकज जी सुपाड़ी, मैं निवेदन करता हूं अग्रिम पंक्ति में यहां पर आ जाएं और जोरदार इन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, इसमें अगर आप चाहें वार्षिक सदस्यता अगर आप भी लेना चाहते हैं इस पुण्य कार्य में, तो मात्र 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से वार्षिक रूप से आप इसमें जुड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहें कि हम प्रतिदिन के भोजन में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपए की राशि के माध्यम से, जिसमें आप शामिल होकर के इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। मैं वंदन करता हूं पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जो कि गुणायतन के प्रणेता हैं, संकट समाधान के करता है। मैं उनके चरणों में वंदन कर रहा हूं। इनके ही आशीर्वाद से ये गुणायतन परिवार आप देख रहे हैं, विद्या प्रमाण यह भोजन समिति यहां पर उपस्थित है। सायकालीन शाम को 5:30 बजे से यहाँ पर ये भोजन, और रात्रि होने के पहले लगभग भोजन पूरा हो जाता है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते निवेदन करूंगा, महाराज जी आपका आशीर्वाद जरूर मिले इन सबको, तो आपके चरणों में वंदन कर रहा हूं इस पूरी समिति के लिए, आशीर्वाद के लिए गुहार कर रहा हूं। सब लोग बैठ जाएं, आलोक भाई को आने दो। अभी आपने आलोक जी के हृदयोद्गार को सुना। मैं 1995 से आलोक को देख रहा हूँ, जब शायद पहली बार पार्षद के रूप में चुनाव में खड़े हुए थे और विजय प्राप्त किए थे। आज पिछली बार आया था तब ये महापौर थे, और आज आया हूँ के रूप में देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और मुझे पूरा भरोसा है अगली बार में इनका रूप और कुछ दिखेगा और आगे बढ़ेंगे। आपने अपने जो भाव अभिव्यक्त किए वो बहुत ही प्रशंसनीय है। एक राजनेता होने के साथ साथ यदि किसी के अंदर धार्मिकता होती है तो उसके हर शब्द में संस्कृति के स्वर फूटते हैं, जो आलोक में फूटे। गुरुदेव की कृपा पात्र होने का सौभाग्य इन्हें मिला। भले इनका जन्म जैन परिवार में नहीं हुआ, लेकिन इनके आचार विचार में जैनत्व कूट कूट करके भरा दिखता है। जैनत्व के संस्कार इनमें लक्षित होते हैं। अभी मालूम पड़ा, जब मैं माता पिता के विषय में बात कर रहा था तो मुझे किसी ने जानकारी दी कि महाराज जी ये अपने माता पिता के बिना हिलते नहीं हैं। लोगों को यही सीखना चाहिए, उन्हें अपना सर्वोच्च आदर्श मान करके चलना चाहिए। इन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत काम किए, समाज के लिए भी काम किए। हबीबगंज के मंदिर के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और गुरुदेव के चातुर्मास में तो इनकी अग्रणी भूमिका थी। जैन समाज को इसे सदैव याद रखना चाहिए। अभी जो बात कही गई, गुरुदेव के रुके काम को पूरा करने का हम सब की जिम्मेदारी, और रुके काम को पूरा करने के संदर्भ में मैंने कल आते ही आप सबसे कहा था कि गुरुदेव ने तुम्हें बहुत कुछ दिया। दिया कि नहीं दिया? ऐसा कोई है इस सभा में जो गुरुदेव से लाभान्वित नहीं हुआ? बोलो, नहीं है। तो गुरुदेव से तुमने लिया, उनके पूरे जीवन लिया, अब तुम्हें देने का मौका आया है, तो देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे? बोलो, कौन कौन देना चाहेगा? सब हाथ उठाओ, पूरे हाथ। पीछे की महिलाएं के हाथ नहीं उठ रहे, सबके हाथ। बहुत सुंदर, सबके हाथ उठ गए, बहुत सुंदर। ये तो आगे है। मैंने कल एक प्रस्ताव आप सबके बीच रखा था कि आपको कुछ नहीं करना, हबीबगंज का प्रोजेक्ट तो पलों में पूरा हो जाएगा।
केवल एक संकल्प लेना है, जब तक हबीबगंज का कलशारोहण न हो जाए तब तक हमें अपनी आमदनी का 5% गुरु चरणों में समर्पित करना है। बोलो, इतने धीमी ताली जम से बजना चाहिए। और आज पुनः वो संकल्प दोहराइए। आप लोग तैयार हो? बोलो, जो यहाँ है वो भी, और जितने ये मैं भोपाल वालों को बोल रहा हूँ, बाहर वालों को नहीं बोल रहा हूँ, घर में सुन रहे हैं वो उन भोपाल वालों को बोल रहा हूँ कि ये संकल्प लो। मैं संकल्प बोलता हूँ, आप लोग दोहराओगे? हाथ जोड़ो, बोलो, हे महाराज जी, हम सभी यह संकल्प लेते हैं, जोर से बोलो, हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक हबीबगंज का कलशारोहण नहीं होगा, अपनी शुद्ध आय का 5%, इसमें जिनने अपनी पहले से राशि घोषित कर रखी ड्यू है वो भी शामिल है, उसमें देंगे, उसको बाहर नहीं करना। अपनी शुद्ध आय का 5%, बुक्स वाली आय नहीं, यथार्थ वाली आय, अपनी शुद्ध आय का, जोर से, और महिलाएं अपनी जो आपकी अर्निंग है उसका, और बच्चे अपने पॉकेट मनी का 5%। कितना? कहाँ समर्पित करेंगे? हबीबगंज के लिए गुरु चरणों में समर्पित करेंगे, सारे काम हो जाएंगे। ये अभियान सबको करना है, ये संकल्प आपका है, आपने संकल्प लिया है, संकल्प को निभाइएगा, जीवन आगे बढ़ेगा। मैं पुनः आलोक भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भावना योग का जहाँ तक सवाल है, उसके कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा 21 तारीख को तो होना ही है, और अत्यंत भव्यता के साथ होना है भोपाल में, ऐतिहासिक तरीके से। और मैं चाहूँगा उसका नेतृत्व आलोक भाई करे, वो भी हमारे साथ बैठ करके भावना योग करे। पिछली बार तो शायद ये भावना योग में नहीं आ पाए थे, जब हम थे, बृहत्तर कुछ व्यस्तता थी इनकी, लेकिन इस बार इनकी अगुवाई होनी चाहिए। आप लोग आज से मानस बना लीजिए, 21 तारीख को यहाँ पर भावना योग का एक भव्य आयोजन प्रातःकाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के दिन, और उसका स्थान आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ये लोग बता देंगे। चूँकि बारिश की संभावनाएं दिख रही है, मानसून की घोषणा हो गई है, इसलिए कुछ चीज़ों पर विचार किया जा रहा है कि इतनी तादाद में लोगों को कहाँ अच्छे से व्यवस्थित किया जाए। इसलिए इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से आप सबके बीच घोषित नहीं किया जा सका, लेकिन मैं समझता हूँ कल तक ये सब बातें आप सब तक पहुंच जाएगी। अब पहुंच गई, ये समझ लीजिए हमें 21 तारीख को क्या करना है। जहां महाराज रहेंगे, भावना योग के लिए सुबह से उपस्थित होना है, ये संदेश आप सबको पहुंचा देना है, जिससे आप सब लाभान्वित हो। 2 दिनों तक यहाँ पर आप लोगों ने बहुत लाभ लिया, और यहाँ के किराना व्यवसायी संघ का आप लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सहयोग दिया। अभी जो भोजन व्यवस्था की बात, विद्या प्रमाण भोजन समिति नाम दिया है इनने, है तो ये गुणायतन परिवार के उत्साही युवाओं का प्रयास, बहुत ही अनुकरणीय पहल है। ये आपने अभी कैंसर हॉस्पिटल में तो किया, आज एक सुबह से आशीर्वाद मैंने मनोज बांगा को दिया कि तुम ऐसी व्यवस्था करो कि अस्पतालों में जो आए उनके अटेंडेंट को भर पेट भोजन की व्यवस्था हो सके। इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, अटेंडर को कराते, पर अभी एक अस्पताल है, इसे और भी करो। झिरनो मंदिर में इसका सेंटर खोलने के लिए मैंने कहा है, बहुत जल्दी उसकी योजना बनाओ, और हमारे रहते बन जाए तो सोने में सुगंध है। इस मुहिम को आगे बढ़ाए, पैसों की कमी कभी नहीं होती। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देता हूं, जो महावीर मेडिकल कॉलेज में भी ये चल रहा है, बहुत सुंदर। ये मुझे बता रहे हैं आपके सुनील 501 इस बात के लिए बोल रहे हैं। हाँ, 2023 अप्रैल से चल रहा है। ये कार्य सेवा का होना ही चाहिए, ये हमारा धर्म है, हमें करना चाहिए। 2 दिन से आप लोगों ने लाभ लिया, यहाँ प्रवचन का कार्यक्रम हुआ। कल का शंका समाधान कहाँ होगा? हाँ, कल का शंका समाधान टीटी नगर के जैन मंदिर में होगा, समझ गए? और आगामी अब इसके बाद का हो गया है, तो
जितना है आप लोग पीछे लगो, कोई दूर नहीं। जब टीटी नगर वाले यहाँ आए तो आप लोग जाएंगे। उसके आगे के सारे कार्यक्रम हमारे भाई टीटी नगर की पूरी कमेटी के साथ यहाँ आए हैं। हाँ, और कल सुबह का प्रवचन चौक मंदिर में, हाँ, धर्मशाला में सुविधा न सर हो, यहाँ नहीं होगा। कल मेरी व्यस्तता है, मुझे जितना समय होगा। महाराज श्री लोग समय पर चौक धर्मशाला से प्रवचन का लाभ देंगे और शाम का शंका समाधान टीटी नगर में होगा, जो हम लोग दोपहर में यहाँ से सामायिक के बाद सुविधा अनुसार निकलेंगे। उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। महाराज श्री, हम चाहेंगे कि हमारे बीच में विद्या प्रमाण सर्वमंगल जो भोजन समिति यहाँ पर है, जिसमें इस महायज्ञ में अपनी आहुति आज ही जिन्होंने दे दी है, ऐसे अंतिम जी जैन जिन्होंने 51,000 की राशि नगद प्रदान की है, मैं चाहूंगा महाराज इनको आशीर्वाद जरूर मिले। जोरदार ताली बजा करके हम उनका बहुत 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 जिन्होंने नगद राशि प्रदान कर दी है, अंतिम जी जैन। 16 तारीख का भी जो है ना महाराज जी, कोई बता। हाँ, 16 बता 16 तारीख रविवार को भी रविंद्र मंच, जो आपका भोपाल का सुप्रसिद्ध मंच है रविंद्र मंच, वहां से शंका समाधान होगा। और दैनिक भास्कर के जो मुख्य जो मैनेजमेंट फंडा के आर रघु रमन, वो उस सत्र को वहां पर यानी रहेंगे, उपस्थित रहेंगे और पूज्य महाराज श्री से पूरा शंका समाधान उस समय ही रहेगा।